लर्निंग के मैजिकल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। घबराइए मत, ये असली मैजिक नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है। सिंपल शब्दों में मशीन लर्निंग तब होती है जब कंप्यूटर्स डेटा के बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग करना सीखते हैं। ये ह्यूमन टर्म्स में ये ऐसे है जैसे अपने पेट डॉग को बिना कुछ कहे न्यूज़पेपर लाना सिखा रहे हो, लेकिन बहुत सारे ट्रीट्स के साथ, या फिर इन एमएल्स केस डेटा के साथ। तो अगर आप एआई ऑटोमेशन में इंटरेस्टेड हैं या पार्टीज़ में स्मार्ट साउंड करना चाहते हैं, एमएल आपके लिए परफेक्ट है। आज हम एमएल के बेसिक्स एग्जाम्पल्स कवर करेंगे और उस चीज़ में डीप डाइव करेंगे जिससे कई लोग डरते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। मशीन लर्निंग के सबसे 3 मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। पहले होता है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? देखो, सोचो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आंसर की के साथ, ठीक है। आप लेबल्ड डेटा से सीख रहे हैं, जैसे ही टीचर आपको सही आंसर्स दिखाते हैं, राइट। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल ले तो फिर ईमेल स्पैम फिल्टर्स होते हैं। मॉडल्स ईमेल को स्पैम या फिर नॉट स्पैम के रूप में लेबल करके सीखता है। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ऑलरेडी कुछ तो चीज़ें प्रेजेंट होती है, फिर उनको देख के, उनको समझ के फिर हम लोग खुद को ट्रेन करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो बेसिक डेटा पड़ा हुआ है उसको ही हम लोग लेबल्ड डेटा कहते हैं। इसमें हम लोग कौन कौन से एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन है, डिसीजन ट्री है, KNN है। बेसिकली लर्निंग के यूजुअल सस्पेक्ट्स है। अभी ये जो एल्गोरिदम्स है वो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में डीपली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब सोचिए आप एक मिस्ट्री नॉवल में है, बिना किसी क्ल्यू के, कोई आंसर नहीं, कोई मदद नहीं, बस एक बड़ा पजल सॉल्व करना है। हो सकता है ऐसे, राइट। यहाँ पे जो जैसे हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग में जो हमारे पास थोड़ा सा डेटा पड़ा था जिसको हम लोग देख के सीखने वाले हैं, यहाँ पर हमारे पास वैसा कोई डेटा नहीं होता है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देखो, अगर कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स कैसे जानता है आपको या फिर आपकी पसंद क्या है? ये अनसुपरवाइज लर्निंग यूज़ करता है कस्टमर सेगमेंटेशन या मार्केट बास्केट एनालिसिस के लिए। अभी ये मार्केट बास्केट एनालिसिस क्या है, तो चलो मैं क्विकली अभी मार्केट बास्केट एनालिसिस क्या होता है वो भी बता देती हूँ। देखो, मार्केट बास्केट एनालिसिस में क्या होता है कि सोचो तुमने कोई प्रोडक्ट बाय किया हो, ठीक है। प्रोडक्ट जैसे कि तुम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है। आपने स्मार्टफोन या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ कोई तो ऑर्डर कर ली या फिर बाय कर ली, ठीक है। फिर क्या होगा ना, आपको मोबाइल्स तो दिखेंगे ही, मतलब उस पर क्या फ़ीचर्स है, उसके क्या मतलब उससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में तो आपने देखा है, ठीक है। आप मोबाइल सर्च करें तो आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोबाइल्स आपने देखे। फिर आपने कोई तो एक ख़रीद लिया। ख़रीद लेने के बाद क्या होता है ना कि आपको साइड में नोटिफिकेशंस या फिर बात, जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो आपको उससे रिलेटेड चीज़ें दिखने लगेगी। जैसे कि अगर मोबाइल फ़ोन लिया हो, जैसे हम ये एग्जांपल ले रहे थे, तो उसके बाद ही आपको जो साइड बाय साइड क्या चीज़ें दिखेंगी कि चार्जर्स है, मोबाइल कवर्स है, हेडफोन्स है, वो सारी चीज़ें, पावर बैंक्स होती है। मतलब मोबाइल के साथ और क्या क्या चीज़ें उससे जुड़ी है वो भी हम लोग खरीद सकते हैं, राइट। अभी सभी का तो पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई ऐसे होते हैं कि जिनको चीज़ें लगती है, राइट, तो वो खरीद सकते हैं। वैसे होता है। तो ये होता है मार्केट बास्केट एनालिसिस कि वहाँ पर एक चीज़ ले तो उससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें भी नज़दीकली हमें मिल जाती है, या फिर उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो उसके साइड बाय साइड ही होती है। ये रियल लाइफ में भी होता है, मतलब रियल जब हम ऑफलाइन शॉपिंग्स करने जाते हैं तब भी होता है। जैसे कि अगर आप किसी स्मार्ट में जाओ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप दूध ले रहे हो तो दूध के साइड ही उसके रिलेटेड फ्रूट्स होंगे, या फिर नहीं, क्या ऐसी चीज़ें होती है कि जो अगर आपने कोई सब्ज़ी ली तो उसके साथ साथ और क्या यूज़ हो सकता है, मतलब वेजिटेबल्स का सेक्शन एक साइड होता है, उसके नियर ही फ्रूट्स होते हैं, वैसी चीज़ें, ठीक है। इसको हम लोग मार्केट बास्केट एनालिसिस कहते हैं, ओके।
ओके अभी आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये जो अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो क्या होती है ये अनसुपरवाइज लर्निंग? ये हमने ये तो एग्जांपल्स देखा कि हमारे पास कोई भी लेबल डेटा नहीं होता है। ओके तो फिर इसका अगर एग्जांपल हम लोगों ने लिया तो नेटफ्लिक्स का है। ओके और इसमें एल्गोरिदम्स कौन कौन से होते हैं, और ये एल्गोरिदम्स हम लोग डेप्थली पढ़ने वाले हैं, तो ज़्यादा ये मत लेना, टेंशन मत लेना क्या है ये एल्गोरिदम्स एंड ऑल। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ में ये एल्गोरिदम्स भी हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एल्गोरिदम्स कौन कौन से यूज़ होते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग में? के मीन्स है, हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, कोई लेबल्स नहीं है। ओके बस डेटा खुद को समझाने की कोशिश करता है। ओके नेक्स्ट आता है हमारे पास रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके ये ऐसा है जैसे एक टोडलर को ट्रेन करना, जैसे एक बच्चे को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं वैसे ये चीज़ है। ओके आप उसे एक टॉय देते हैं, वो खेलता है, कभी गलती करता है और या तो रिवॉर्ड मिलता है या फिर उसको स्कोल्डिंग मिलती है, डांट मिलती है। राइट, उम्मीद है प्यार के साथ ही मिलती होगी। इसका एग्जाम्पल होता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स या फिर वीडियो गेम्स के बोट्स जो हर उप्स मोमेंट से सीखते हैं। राइट, अगर हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग का कोई एग्जाम्पल ले तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स या फिर वीडियो गेम्स के बोट्स जो हर उप्स मोमेंट के साथ सीखते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में कौन कौन से एल्गोरिदम्स होते हैं? क्यू लर्निंग है, डीप क्यू नेटवर्क्स है, या फिर टोडलर ट्रायल एंड एरर से सीखता है। तो ये था सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके तो अभी आप मुझे बताओ कि आपकी एमएल पर्सनालिटी क्या है? आप क्या लेबल लवर हैं, लोन एक्सप्लोरर है, या फिर रिवॉर्ड चेजर है? कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी इसके कुछ तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं, मशीन लर्निंग के कुछ तो एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। तो ये एक गेम होगा। ठीक है, नेटफ्लिक्स आपको वो नई सीरीज़ रेकमेंड करता है जो आप देखना बंद नहीं कर सकते। क्या होता है ये? ऑफ कोर्स मशीन लर्निंग है। गूगल मैप्स चिल्लाता है कि टेक अ यू टर्न, तो ये भी मशीन लर्निंग का ही एग्जाम्पल है। आपका क्रेडिट कार्ड फ्रॉड अलर्ट भेजता है, सही पकड़े हैं, मशीन लर्निंग ही है। आपका फ़ोन सिर्फ आपके फेस से अनलॉक होता है, मैजिक नहीं, मशीन लर्निंग का कमाल है। अगर आपके डिवाइस पर कुछ स्मार्ट हो रहा है, मशीन लर्निंग ही पर्दे के पीछे स्ट्रिंग्स खींच रहा है। ठीक है, जैसे होता है ना पपेट शो में, स्ट्रिंग्स खींचने वाला कोई और नाचने वाले पपेट्स और एंजॉय करने वाले हम। ओके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मशीन लर्निंग, ये जो हम इसके बारे में इतनी देर से बात कर रहे हैं, ये बिहाइंड द सीन्स इसकी क्या स्टोरी है, ये इसका वर्क फ्लो कैसा होता है। ओके एक ओवरव्यू लेंगे कि कैसे मशीन लर्निंग का एक वर्क फ्लो होता है। तो सबसे पहले आता है प्रॉब्लम डेफिनेशन। इसमें क्या होता है कि गोल क्या है, प्राइसिस प्रेडिक्ट करनी है या फिर कैट्स डिटेक्ट करनी है या फिर दुनिया बचानी है। जो भी हो, हम एक क्लियर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें हमारा जो क्वेश्चन होता है, जो भी हमें करना है आगे, वो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से। नेक्स्ट आता है डेटा कलेक्शन एंड क्लीनिंग फेज़ आता है। अपना डेटा कलेक्ट कीजिए, ओके, और फिर उसे क्लीन कीजिए। हमने डेटा क्लीनिंग विद पांडास देखा था। ओके हमने उस पर 2 वीडियोज़ भी बनाए हैं। ओके ये ऐसे है जैसे आप अगर कोई केक बनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर केक बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो फिर किचन पे या फिर ज़मीन पे या कुछ अगर आटा गिरा हुआ हो या फिर कुछ भी चीज़ें जो गंदी हुई हो तो उन्हें पहले साफ़ कर लेना। ठीक है, सभी चीज़ें ठीक से अरेंज करना। ओके वो सारी चीज़ें हैं, ये आता है डेटा क्लीनिंग और कलेक्शन में। उसके बाद आता है एक्सप्लॉयटरी डेटा एनालिसिस, मतलब EDA भी कहते हैं इसको। अब आप डिटेक्टिव बनते हैं। आप अपने डेटा में हिडन पैटर्न्स, आउटलायर्स और शायद कुछ प्लॉट्स, ट्विस्ट देखते हैं। ये EDA एक कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट भी है, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हो, डेटा को आप जितनी अच्छे से समझ लोगे, आपको एक्सप्लॉयटरी डेटा एनालिसिस उतना ही ईजी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हमें सही इंग्रेडिएंट्स चुनने होते हैं। देखो अगर आप केक बना रहे हो और केक बनाते वक्त आप मसाले ले रहे हो, ये तो गलत बात हुई ना। आपको सही इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए, उनको चुनना आना चाहिए। ओके कभी कभी आप अपने खुद से ही इंग्रेडिएंट्स भी इन्वेंट कर लेते हो। राइट, अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं पसंद, कम मीठा पसंद है, तो आप थोड़ी सी शुगर कम कर सकते हो। राइट, आपको उस पर स्ट्रॉबेरीज़ नहीं पसंद, तो वो होते हैं ना वो बेरीज़ या फिर कुछ, तो
वो आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालोगे। तो ऐसे करके कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो एक्चुअल में जो रेसिपी है उससे कुछ तो अलग ही इन्वेंट कर लेते हैं या फिर कुछ तो डिफरेंट हम लोग क्रिएट करते हैं। कभी कभी ये अच्छा भी होता है और कभी कभी तो आपको पता ही है हर बार हमारे रिजल्ट्स अच्छे ही आए वैसा नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट फेज़ आता है मॉडल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अब मॉडल चुनना है हमें। ओके, हमने इतना सब कुछ किया, अब हमें नेक्स्ट क्या है कि हमें मॉडल चुनना है, ठीक है। ये एक बेकिंग रेसिपी चूज़ करने जैसा है। सब कुछ लाया, सब कुछ इंग्रेडिएंट्स चूज़ किए, अभी आपको कौन सा केक बनाना है, आपको चॉकलेट केक बनाना है, आपको वैनिला केक बनाना है, वो चीज़ें। तो उस हिसाब से आप अपनी रेसिपी बुक या फिर रेसिपीज़ चूज़ करोगे, राइट, किस रेसिपी को फॉलो करना है, राइट। ये तो यहाँ पे आपको अभी देखना है कि कौन सा मॉडल यूज़ करना है, आपके आउटपुट्स वो डिपेंड होता है। ओके, हमने प्रॉब्लम डेफिनेशन में ही हम लोगों ने पढ़ा होगा कि हमें कैसा आउटपुट चाहिए। ये यहाँ पे कैटेगरी के लिए डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, न्यूमेरिकल के लिए डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, एक्यूरेसी कितनी चाहिए उसके रिलेटेड भी डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। तो हमें आउटपुट में क्या चाहिए उस बेसिस पर हम लोग मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मॉडल सिलेक्शन एंड फिर उस मॉडल सिलेक्शन के बाद उसको ट्रेनिंग देना, ये इस फेज़ में आता है, 5th फेज़ में आता है, ओके। उसके बाद आता है मॉडल इवैल्यूएशन। अपने मॉडल को टेस्ट कीजिए, ओके। अगर ये अच्छा है तो ग्रेट, अगर नहीं तो वापस ड्राइंग बोर्ड पर या फिर ओवन पर जाना पड़ेगा, ओके। अगर हम लोगों ने अभी हम केक का जो एग्जांपल ले रहे हैं, बेकिंग का एग्जांपल ले रहे हैं, हमने फुल एंड फाइनल बनाया, ओके। हमने रेसिपी भी चूज़ कर ली, वैसे हमने फॉलो किया, उससे बनाया, उसको टेस्ट भी करना पड़ेगा। दूसरों को देने से पहले हम लोग होता है ना खुद थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, जस्ट इन केस कि हम लोग सिक्योर हो रहे कि भाई बाबा सच में अच्छा बना है, ओके। तो वैसे हमें यहाँ पे मॉडल इवैल्यूएशन में क्या होता है कि हम लोग मॉडल्स को डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट देते हैं, उस पर रन करते हैं, जस्ट कि हम लोगों ने एक्यूरेसी मतलब जो हमें आउटपुट चाहिए था वो मिला या नहीं, टेस्ट करना, ओके। इस फेज़ को हम लोग कहते हैं मॉडल इवैल्यूएशन। नेक्स्ट फेज़ होती है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में क्या होता है ना कि अभी हम लोग जो केक का एग्जांपल ले रहे थे उसमें हम लोगों ने बेकिंग की, टेस्ट भी किया, केक अच्छा बना है, ठीक है। अभी क्या है, आप सर्व करोगे, राइट। मॉडल का भी वही हाल है, आपने मॉडल बनाया, अच्छा बना है, परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको एक्शन में लाओगे, राइट। सबको इंट्रोड्यूस कराओगे उस मॉडल से, उसको अपने डेली वर्क लाइफ में इन्वॉल्व करोगे, राइट। वही होता है डिप्लॉयमेंट, मतलब बाहर लाना, ओके। मशीन लर्निंग ये बेकिंग जैसे ही है, लेकिन ज़्यादा मैथ और कम कपकेक्स के साथ। अभी आगे बढ़ते हैं और फिर जिस चीज़ से हम लोग इतने डरते हैं या फिर वो समझ नहीं आती उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। तो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम मैथ का यूज़ करके रियल वर्ल्ड में चीज़ों को समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक मेसी सिचुएशन को स्ट्रक्चर के साथ समझने लायक बनाना। इसको देखो एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। अगर आप क्यूरियस है कि मंडे को कॉफ़ी पीने से आपका मूड कैसे अफेक्ट होता है, हम सब वहाँ से गए हैं, राइट। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग आपको डेटा में पैटर्न्स ढूंढने में मदद करता है। ये एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है, ओके। और अगर इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो फिर ये एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जो रिप्रेजेंट और एनालाइज करता है रिलेशनशिप को बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स एंड डेटा सेट। वेरिएबल्स हमें पता है, डेटा सेट भी हमें पता है, ओके। हमने क्लीनिंग में ये सारी चीज़ें कवर की थी। तो अभी आगे चलते हैं। हमारे पास स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग को हम लोग डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। हमारे आगे 2-3 जो वीडियोस है वो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग पे ही होने वाले हैं। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग मतलब क्या होता है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंडर आता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारे पास रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन होता है और वो जो उसमें एल्गोरिदम्स होंगे जैसे कि लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही, ये स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के अंडर ही आते हैं, ठीक है। मैं आपको स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग और मशीन लर्निंग मॉडल्स में भी जो डिफरेंस होता है वो भी आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो फिर अभी यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन समझ लो कि ये एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क होता है। किस लिए होता है कि हम चीज़ों को समझ सकते हैं इन डेप्थ। तो अभी नेक्स्ट समझते हैं पॉपुलेशन वर्सेस सैम्पल, ओके। अब जब हम जानते हैं कि स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग क्या है तो चलिए पॉपुलेशन और सैम्पल के बीच का फ़र्क समझते हैं। पॉपुलेशन ये पूरे ग्रुप को रेफ़र करता है। जैसे आप स्टडी करना चाहते हैं, जैसे दुनिया के हर एक कॉफ़ी ड्रिंकर को कंसिडर करना।
सैम्पल में क्या होता है कि हर एक व्यक्ति को स्टडी करना एक लाइफ टाइम लगेगा, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक सैम्पल का यूज़ करते हैं। सैम्पल मतलब जो पॉपुलेशन है उसमें से ही कई चुने हुए लोग लेंगे और उनको हम लोग एज अ सैम्पल कंसिडर करते हैं, ठीक है। सैम्पल यूज़ करते हैं जो एक छोटा मैनेजेबल ग्रुप होता है जो पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे 100 कॉफ़ी ड्रिंकर्स को चूज़ करना सबको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ये होता है पॉपुलेशन वर्सेस सैम्पल। जैसे देखो, अगर सिंपल में भी कहे तो क्रिकेट की टीम होती है और उसमें क्या होता है कि कई समझो 5 से 6 क्रिकेट की डिफरेंट टीम्स हैं, ओके। तो सभी टीम्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग पूरे टीम मेंबर्स को एक साथ नहीं कहते हैं, राइट। मतलब सभी टीम्स के नाम नहीं लेते हम लोग, क्या कहते हैं, उनको एक नेम दिया जाता है, स्पेसिफिक नेम, या फिर उसमें कैप्टन्स होते हैं तो हम सिर्फ कैप्टन्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो अपनी पूरी टीम को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, राइट, वो कैप्टन्स। तो ऐसे होता है, हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टीम्स में से कैप्टन्स को चुनते हैं और वो कैप्टन उन पूरे टीम को रिप्रेजेंट करता है। तो लाइक दैट ओनली पॉपुलेशन में से हम लोग चुने हुए लोग लेते हैं और उनको स्टडी करते हैं रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को भी समझने के लिए, ओके। इसके बाद हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वर्सेस इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब ये चीज़ें मुझे अच्छे से पता है कि आपको आती है, राइट, क्योंकि हमारा पिछला वीडियो ही डिस्क्रिप्टिव और फिर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इस दोनों पे मैंने एक डिफरेंट वीडियोज़ बनाए हैं, राइट। तो फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स क्या होता है, ये समराइज और डिस्क्राइब करने के बारे में होता है, राइट, कि क्या करना है। सोचिए, अगर आप एक चार्ट देख रहे हैं जो दिखाता है लोग कितने कॉफ़ी पी रहे हैं, बस ट्रेंड डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। इन्फरेंशियल में क्या होता है कि ये एक कदम आगे है जाता है, ये प्रेडिक्शंस या कंक्लूशंस ड्रॉ करने के बारे में होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग अभी जो कॉफ़ी का एग्जाम्पल ले रहे थे, तो कॉफ़ी डेटा एनालाइज करने के बाद आप प्रेडिक्ट करते हैं कि जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं वो मंडेज़ को ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करते हैं। ये डेटा के बेसिस पर एक एजुकेटेड गेस बनाना होता है, ओके। इन्फरेंशियल डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स आप अच्छे से जानते हो, लेकिन फिर भी मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन दिया है, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग है इसके कितने टाइप्स होते हैं। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में हमारे पास सबसे पहले आता है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, ये मॉडल हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल अगर लेना हो तो किसी की सैलरी प्रेडिक्ट करना बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एक सिंपल स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप हमें लीनियर रिग्रेशन से मिलता है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ओके। अगर हमें एक कैटेगरी प्रेडिक्ट करनी हो, जैसे कि बारिश होगी या ना होगी, तो फिर हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज़ करते हैं। ये डेटा के बेसिस पर हमें येस और नो आंसर देता है, ओके। नेक्स्ट है अनोवा। कभी कभी हमें मल्टीपल ग्रुप्स कंपेयर करने होते हैं। मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि कौन सा आइसक्रीम फ्लेवर सबसे पॉपुलर है। एनोवा हमें एक साथ सभी फ्लेवर्स कंपेयर करने में मदद करता है विनर ढूंढने के लिए। और नेक्स्ट है टाइम सीरीज़ मॉडल। ये तब यूज़ होता है जब हम पास्ट डेटा के बेसिस पर फ्यूचर वैल्यूज़ प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। ये वेदर फोरकास्ट करना है वो, जैसे कि पास्ट वेदर पैटर्न्स देखकर, तो फिर हम लोग टाइम सीरीज़ मॉडल के साथ भी जाते हैं, ठीक है। इसमें लीनियर रिग्रेशन और जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है। पर क्या चीज़ है ना कि हम लोग अभी के ज़माने में ज़्यादातर मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग अभी एक ट्रेडिशनल मेथड हो चुकी है। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में क्या होता है ना कि हमें इन डेप्थ पता चलता है, लेकिन हमें अभी के लिए चाहिए एक्यूरेसी। हमें वो मॉडल्स चाहिए जो स्मार्टली परफॉर्म करे, राइट। हमें आउटपुट चाहिए, ना कि बिहाइंड द सीन्स वाला लॉजिक दिखाना है, ओके। तो इसीलिए हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग्स पे ज़्यादा नहीं यूज़ होता है, लेकिन फिर भी हमें पता होनी चाहिए। और इनमें भी मोस्टली कौन से यूज़ होते हैं, लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन मोस्टली यूज़ होते हैं। एनोवा एंड टाइम सीरीज जस्ट फॉर आवर इन्फॉर्मेशन वी कैन कीप इन माइंड। अपने स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को सॉलिड बनाने के लिए हमें कुछ अज्यूम्शंस कंसिडर करने होते हैं। तो उसमें सबसे पहला अज्यूम्शन होता है लीनियरिटी। हमारा डेटा जो है वो लीनियरिटी फॉलो करना चाहिए, ओके। वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो लीनियर होना चाहिए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन कनेक्शन। अगर ये बहुत चेओटिक हो तो मॉडल स्ट्रगल करेगा। नेक्स्ट होता है इंडिपेंडेंस। हर डेटा पॉइंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए।
सोचिए आपके डेटा पॉइंट्स फ्री एजेंट्स हैं जो एक दूसरे को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा डेटा लीनियर हो, इंडिपेंडेंट हो के ये सारी चीज़ें। तो उसमें लीनियरिटी, इंडिपेंडेंस तो हमने देखा। इक्वल वेरिएंस क्या होता है कि आपके डेटा की स्प्रेड या वेरिएबिलिटी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ये ऐसा है जैसे क्लास में हर कोई इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहा हो, ना कि कुछ लोग कन्वर्सेशन डोमिनेट कर रहे हो, राइट। लेकिन ये चीज़ें होती है, राइट। कई लोग होते हैं जो कन्वर्सेशन हमारा डोमिनेट करते हैं। ओके, ये स्कूल्स की बातें हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नॉर्मैलिटी। कई मॉडल्स को अच्छे से काम कराने के लिए आपका डेटा क्या करता है, एक बेल कर्व फॉर्म करना चाहता है। ओके, तो ये बेल कर्व फॉर्म होनी चाहिए, मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ओके, मतलब क्या होता है कि मोस्ट वैल्यूज़ एवरेज के अराउंड सेंटर्ड होनी चाहिए और एक्सट्रीम वैल्यूज़ कम ही होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ नॉर्मैलिटी में होनी चाहिए, मतलब हम नॉर्मैलिटी हमारा डेटा होना चाहिए। ओके, फॉलो करना चाहिए हमारा डेटा। तो अब बात करते हैं कुछ विलन्स के बारे में। ओके, मतलब मल्टीकोलिनियरिटी, आउटलायर्स एंड ओवरफिटिंग भी हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़े से ट्रबल मेकर्स है। ओके, मॉडलिंग के वक्त इनको ज़रा पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, ठीक है। तो मल्टीकोलिनियरिटी क्या होती है कि ये तब होता है जब आपके इनपुट वेरिएबल्स एक दूसरे से बहुत सिमिलर होते हैं। ये ऐसा है जैसे दो फ्रेंड्स हमेशा हर बात पर एग्री करते हैं। मॉडल डिसाइड नहीं कर पाता कि कौन रिजल्ट्स को एक्चुअली इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। ये होता है, ये तो आपने बहुत ही फेस किया होगा अगर आप कोई वर्किंग पर्सन्स हो तो आपको ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं होगी, ठीक है। बस समझ लेना कि बहुत दो फ्रेंड्स हैं जो हमेशा एक बात पर एग्री ही करते हैं वैसे ये। और सिमिलैरिटी ना यहाँ पे थोड़ा सा ट्रबल कॉज कर सकती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं आउटलायर्स ये डेटा पॉइंट्स होते हैं जो सोर थम्स की तरह स्टैंड आउट करते हैं। इन्हें डेटा सेट के वाइल्ड कार्ड्स सोचिए, ठीक है। इन्हें हम लोग ऐसे सोच सकते हैं जैसे कि डेटा सेट के वाइल्ड कार्ड्स। अगर आप इन्हें हैंडल नहीं करते तो ये आपके मॉडल को ट्रैक से हटा सकते हैं। तो इसीलिए आउटलायर्स को हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है। और आउटलायर्स कैसे होते हैं वो तो हमने हमारी विजुअलाइजेशंस में भी देखा था। नेक्स्ट है ओवरफिटिंग। ये तब होता है जब आपका मॉडल ट्रेनिंग डेटा को मेमोराइज कर लेता है, लेकिन जब आप इसे न्यू डेटा पर अप्लाई करते हैं तो ये फेल हो जाता है। ये ऐसा है जैसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के आंसर्स मेमोराइज करना। कई होते हैं ना मैथ्स के भी आंसर्स याद करके आते हैं, राइट। स्कूल्स टाइम में तो हमने ये सारी चीज़ें बहुत ही की होगी। तो ये जो हमने इतनी देर से स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग पढ़ी, क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स, उसमें कौन से एल्गोरिदम्स होते हैं, ये जो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग है वो क्यों है, ये हमें सिर्फ मतलब क्या है ना कि डेप्थ ऑफ द थिंग हमें एक्सप्लेन करती है। ओके, बिहाइंड द सीन्स का जो लॉजिक है वो हमें एक्सप्लेन करती है। ये हमें समझाता है कि चीज़ें क्यों हो रही है, नॉट जस्ट कि क्या होता है उसमें। ओके, ये हो रहा है ठीक है, लेकिन ये क्यों हो रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए, राइट। तो ये उस तरीके से काम करता है स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। अगर आपको पता है कि चीज़ें क्यों हो रही है तो आप उसको नेक्स्ट टाइम से बेटर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर जब कोई आप नया मॉडल क्रिएट करने वाले हो तो आपको कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पता चल जाती है, राइट। तो इसीलिए स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग इम्पॉर्टेंट है, हमें ये बताता है। ओके, किसी डेटा में भी देखो कोई इसका अगर हम लोग एग्जांपल में ले तो जॉब्स में क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो उस पर्टिकुलर फील्ड के होते हैं और फिर उन्हें वो जॉब मिलती है, तो दे कैन वर्क बेटर। ओके, उनको एक्सपीरियंस चाहिए बट दे कैन वर्क बेटर इन दैट। बट कई ऐसे होते हैं कि जो अपना जॉब रोल या फिर अपने जो भी पर्टिकुलर उन्होंने सीखा है उससे रिलेटेड, उससे अपोजिट होते हैं और फिर जॉब स्विच करते हैं या फिर उस पर्टिकुलर फील्ड में आते हैं। तो उनको क्या होता है कि उन्होंने सिर्फ एक कोर्स पढ़ा हो या फिर कुछ लिमिटेड चीज़ें पढ़ी हो एंड देन दे आर गोइंग टू स्विच, राइट। तो फिर उनको क्या होता है, उनको प्रॉपर डेप्थ में नॉलेज नहीं होती, चीज़ें क्यों हो रही है ये उनको नहीं पता, ये जो उनको सिर्फ सिखाया गया है वो चीज़ें होती है। तो लाइक दैट अगर हम इसे कोई एक और भी एग्जांपल ले तो डेवलपर और डिज़ाइनर्स कह सकते हैं। ओके, डेवलपर्स क्या करते हैं कि चीज़ें डिज़ाइन मतलब पूरी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, उनको पता है कि बिहाइंड क्या हो रहा है, क्या लॉजिक लगाया गया है, राइट। बैक एंड डेवलपर्स होते हैं। फ्रंट एंड्स की बात करें हम लोग तो फिर क्या होता है कि उन्हें सिर्फ पता होता है, उन्हें डिज़ाइनिंग एंड वो सारी चीज़ें सिर्फ पता होती है, राइट। उनको जस्ट
फ्रंट स्क्रीन क्या होती है वो उन्हें पता होता है। तो ये हमें जो बैक वाला जो लॉजिक है ये हमें स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग से पता चलता है। उस मॉडल में क्या हो रहा है, हमें क्या चाहिए, ये हम स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग की मदद से समझ सकते हैं। अभी हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग्स को एकदम डेप्थ में पढ़ा, ओके। तो अभी जानते हैं कि ये मशीन लर्निंग मॉडल्स जो है वो क्यों होते हैं, ठीक है। मशीन लर्निंग मॉडल्स स्कूल किड्स होते हैं, ठीक है। ये मॉडल्स अज्यूम्शंस की फ़िक्र ही नहीं करते, ये बस प्रेडिक्ट करना चाहते हैं और अच्छा प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। इनको अगर हम लोग डिफ़ाइन करें तो मशीन लर्निंग मॉडल्स डेटा से पैटर्न सीखकर प्रेडिक्शंस बनाते हैं। ये क्यों से ज़्यादा क्या पर फोकस करते हैं। सोचो इन्हें जैसे जादुई लोग, ओके। तुम उन्हें एक रैबिट देते हो, मतलब डेटा देते हो, ओके, और वो तुम्हें एक हैट मतलब कि प्रेडिक्शंस देते हैं और तुम बस कह रहे हो कि वाओ ये मैजिक कैसे हुआ। तो मशीन लर्निंग बोलता है कि डोंट वरी अबाउट इट, तुम जस्ट फोकस करो तुम्हारे आउटपुट पर, ठीक है। तुम्हें अपना काम मिल रहा है। और ये जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं उनको भी हम लोग हमारी आगे आने वाली वीडियोस में डेप्थ में पढ़ेंगे, ओके। पहले हम लोग सिर्फ स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग पर कवर करेंगे डेप्थ में। ये जो मॉडल्स मैंने बताए, जो एल्गोरिदम्स हमने यूज़ किए, जो उसके एग्जांपल्स में मैंने बताए, पहले हम उनको सीखेंगे, फिर हम लोग मशीन लर्निंग की तरफ, मशीन लर्निंग के मॉडल्स की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी सब कुछ है। यहाँ पर ना एक्यूरेसी सब कुछ होती है, ठीक है। मशीन लर्निंग मॉडल्स का सब कुछ एक्यूरेट ही होना चाहिए। ये तब यूज़ होते हैं जब हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हो, मेसी डेटा हो और हम चाहते हैं कि सुपीरियर परफॉर्मेंस चाहिए, हमें चाहते हो कि प्रेडिक्ट करना कौन सा कस्टमर तुम्हारा प्लेटफॉर्म छोड़ने वाला है। तो हम लोग XGBoost यूज़ करते हैं। XGBoost एक मॉडल है, ठीक है। तो XGBoost बोलता है मैंने हैंडल कर लिया है यार, ओके। 20,000 फीचर्स, 5 मिलियन रोज़ होते हैं। मशीन लर्निंग बस अपनी ताकत दिखाता है। ये मशीन लर्निंग है, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसको भी। तो थोड़े से क्विक एग्जांपल्स लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स, और फिर समझते हैं कि क्या कौन सा मॉडल यूज़ कर सकते हैं और किसके साथ हमें जाना चाहिए। तो सबसे पहला एग्जांपल कि प्रेडिक्टिंग सैलरी फ्रॉम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। किसी की सैलरी हमें प्रेडिक्ट करनी हो, हमें जाननी हो उन्होंने कितने साल काम किया है, तो फिर हम लोग कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, किसके साथ जाएंगे, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स या फिर मशीन लर्निंग मॉडल्स। ऑफ कोर्स हम स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के साथ जाएंगे और उसमें भी हम लोग लीनियर रिग्रेशन ये मॉडल यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिटेक्टिंग फ्रॉड इन बैंकिंग डेटा। फ्रॉड डिटेक्ट करना हो हमें बैंकिंग डेटा में, तो फिर हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल के साथ जाएंगे और उसमें भी हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट करके एक मॉडल है, उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग हाउ ईच फैक्टर अफेक्ट्स हेल्थ। स्टैटिस्टिकल मॉडल के साथ ही जाएंगे और उसमें भी हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करेंगे। इसके आगे रिकमेंडिंग मूवीज़ का तो हमने एग्जाम्पल पहले भी सुना है, ठीक है। मशीन लर्निंग के साथ ही जाएंगे और इसमें भी हमारे पास कौन सा मॉडल, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग करके है, उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हमें एक्सप्लेन करती है चीज़ें और मशीन लर्निंग मॉडल्स प्रेडिक्ट करने में मदद करते। तो हमें इन्हें चूज़ कैसा करना चाहिए। अभी ये दोनों मॉडल्स अपनी अपनी जगह पर ठीक है, राइट, लेकिन हम चूज़ किसको करें। अगर तुम्हें रिलेशनशिप समझना है, कॉजेज़ एक्सप्लेन करने हैं, या फिर तुम्हारा बॉस कह रहा है कि क्लाइंट को ये समझाओ, तो जाओ स्टैटिस्टिकल मॉडल के साथ। और अगर हाई एक्यूरेसी चाहिए, बहुत सारे फीचर्स हो और तुम्हें क्यू का कोई लेना देना नहीं है, तो बस जाके काम करो मशीन लर्निंग मॉडल्स के साथ। या फिर बेस्ट ऑप्शन क्या है कि दोनों को यूज़ करो, स्टैट से समझो और ML से परफॉर्मेंस बूस्ट करो, ओके। बोथ आर लेजेंड्स इन देयर ओन वे। तो दोस्तों, आज के इस डेटा के सफ़र में हमने समझा मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का असली फ़र्क। एक तरफ इंट्यूशन तो दूसरी तरफ ऑटोमेशन, एक तरफ थियरी तो दूसरी तरफ प्रेडिक्शंस। दोनों का अपना रंग है, अपनी कहानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर टपकाना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो ताकि हमारे अगले डेटा वाले सफ़र में आप भी साथ चलो। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या आप टीम स्टैटिस्टिक्स से हो या फिर टीम मशीन लर्निंग से। तब तक के लिए डेटा के साथ खेलो पर समझ के। मैं हूँ देवश्री, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए इंसाइट्स के साथ। साइनिंग ऑफ विथ लॉजिक एंड अ लिटिल बिट ऑफ मैजिक।